नमस्कार, खबर स्नैप में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 6 अक्टूबर 2025 और दिन है मंडे। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं चर्चा आज के अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष और भी गहराता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर भीषण हमला किया है। इस हमले में 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 500 ड्रोन दागे गए, जिसमें कम से कम 5 नागरिकों की जान चली गई। अधिकारियों के अनुसार रूस ने नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि मॉस्को ने यूक्रेन के 9 अलग अलग क्षेत्रों में हमले किए। लवीव शहर में ड्रोन और मिसाइल हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल बताए जा रहे हैं। शहर के 2 इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई और सार्वजनिक यातायात कुछ समय के लिए रुक गया। दक्षिणी शहर जापोरिजिया में भी एक महिला की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए हैं। उत्तर पूर्वी यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर रूसी ड्रोन हमले में 30 लोगों के घायल होने की खबर है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे खुला आतंकवाद बताया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने रात भर में 32 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया है। नमस्कार और स्वागत है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ओसामा बिन लादेन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने 9/11 के हमलों से ठीक 1 साल पहले तत्कालीन अमेरिकी सरकार को ओसामा बिन लादेन के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वर्जीनिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में लादेन का जिक्र किया था और सरकार को उस पर नजर रखने की सलाह दी थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर उनका दावा गलत साबित होता है तो इसे फेक न्यूज करार दिया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप ने सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी थी या नहीं। उनकी 2000 में प्रकाशित किताब अमेरिका वी डिजर्व में लादेन का उल्लेख जरूर है, जिसमें उन्होंने लादेन को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। उस समय अमेरिकी खुफिया विभाग के पास भी कुछ हफ्तों पहले हमले की आशंका की जानकारी थी, लेकिन वो इतनी स्पष्ट नहीं थी कि पूरी घटना का अंदाजा लगाया जा सके। फिलहाल ट्रंप का ये दावा एक बार फिर सुर्खियों में है और इस पर बहस जारी है कि सच्चाई क्या है। पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां रॉबिन्सन टाउनशिप में एक मोटल चलाने वाले भारतीय मूल के 51 वर्षीय राकेश याहागबन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार राकेश ने 37 वर्षीय यूजीन वेस्ट को एक महिला से कथित विवाद में हस्तक्षेप करते हुए पूछा था, क्या तुम ठीक हो दोस्त? जिसके जवाब में वेस्ट ने उन्हें सिर में गोली मार दी। पुलिस का कहना है कि वेस्ट एक महिला और बच्चे के साथ मोटल में लगभग 2 हफ्ते से रह रहा था। गोली मारने से पहले उसने मोटल के बाहर पार्किंग में अपनी साथी बताई जा रही महिला को भी गोली मार दी थी, जो अपनी कार में बच्चे के साथ बैठी थी। महिला गंभीर रूप से घायल है। राकेश को गोली मारने के बाद वेस्ट मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया। उस पर हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप लगाए गए हैं। इस घटना से स्थानीय भारतीय समुदाय में शोक की लहर है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद इमरान के लिए यह लगातार दूसरा जन्मदिन है जो सलाखों के पीछे बीत रहा है। इस बीच पाकिस्तान सरकार इमरान खान पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। एक तरफ जहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता उनके जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं, वहीं सरकार ने इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने की मांग की है। सरकार का आरोप है कि इमरान के अकाउंट से राष्ट्र विरोधी कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है, खासकर सेना के खिलाफ। संघीय मंत्री अकील मलिक ने कहा है कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है कि इमरान खान का एक्स अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है और इस नेटवर्क का जल्द ही भंडाफोड़ किया जाएगा। इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और उन पर 150 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ में उन्हें दोषी ठहराया गया है। दर्शकों नमस्कार। ईरान ने एक ऐसा स्टील्थ ड्रोन बेड़ा तैयार किया है जिसने इजरायल में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन अमेरिकी तकनीक की चोरी करके बनाया गया है। इसे मिनी B-2 बॉम्बर भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये अमेरिकी B-2 बॉम्बर की तरह ही घातक है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने 2011 में एक अमेरिकी RQ-170 सेंटिनल स्टील्थ ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया था। इसी ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान ने यह तकनीक हासिल की। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के ये ड्रोन निगरानी हमले और आत्मघाती मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। इजरायली विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान इन ड्रोनों को बड़े पैमाने पर तैनात करता है तो इजरायल की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। फिलहाल इस खबर ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। मलेशिया से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। कुआलालंपुर में एक मस्जिद के पास पिछले 2 सालों से खड़ी एक पुरानी कार लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई थी। ये कार स्टार्ट नहीं होती,
थी, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने इसके अंदर झांका तो उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। कार के भीतर एक पूरा परिवार रह रहा था। पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे जो पास के स्कूल में पढ़ते हैं, इसी कार में अपना जीवन बिता रहे थे। गरीबी और बेबसी की ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जानकारी के अनुसार परिवार पहांग प्रांत से बेहतर जीवन की तलाश में कुआलालंपुर आया था, लेकिन नौकरी की कमी और महंगाई के कारण उन्हें कार में रहने को मजबूर होना पड़ा। स्थानीय अधिकारियों और मस्जिद कमेटी ने परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और उन्हें अस्थायी आवास और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही उन्हें स्थायी घर दिलाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। नमस्कार और स्वागत है। रूस की एक कथित निर्यात योजना लीक होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई है। इस योजना के अनुसार रूस ईरान को Su-35 और अल्जीरिया को Su-57 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने की तैयारी में है। लीक हुए दस्तावेजों में इन विमानों के इलेक्ट्रॉनिक युद्धक और ऑनबोर्ड किट के विवरण शामिल हैं, जिससे इस सौदे की संभावना और बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान को 2026-2028 तक 48 Su-35 जेट मिलने की उम्मीद है। वहीं अल्जीरिया को 12 Su-57E शिपसेट और Su-34 किट का एक पैकेज मिलेगा। इस सौदे को रूस के लिए एक दशक में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू निर्यात में से एक माना जा रहा है। इस घटनाक्रम से पश्चिमी भूमध्य सागर और खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। हालांकि अभी तक रूस, ईरान या अल्जीरिया की ओर से इस लीक योजना की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर ये सौदा सच साबित होता है तो ये क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है और निश्चित रूप से इजरायल और अमेरिका जैसे देशों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। नमस्कार दर्शकों, रूस ने अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए MiG-41 प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर दिया है। इस घातक हथियार का मकसद हाइपरसोनिक मिसाइलों से मुकाबला करना है। रूसी वायुसेना के रिटायर्ड कमांडर व्लादिमीर पोपोव के अनुसार MiG-41 ने अपने बाहरी डिजाइन का काम पूरा कर लिया है और जल्द ही प्रोटोटाइप उड़ान परीक्षण शुरू हो जाएगा। ये विमान रूसी MiG-31 का उत्तराधिकारी होगा और हाइपरसोनिक मिसाइलों, F-35 जैसे स्टील्थ विमानों और यहां तक कि लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद उपग्रहों को भी निशाना बनाने में सक्षम होगा। इसकी गति 4800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और यह 000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम होगा। MiG-41 पायलट के साथ और बिना पायलट के दोनों ही वर्जन में उपलब्ध होगा। जानकारों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट में सफलता मिलना रूस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन अगर ये सफल होता है तो ये रूस की सैन्य क्षमता को काफी बढ़ा देगा। फिलहाल 2026-27 तक इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ान भरने की उम्मीद है। नमस्कार और स्वागत है। पाकिस्तान के कराची शहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां अज्ञात बंदूकधारियों ने आतंकी संगठन ISIS के एक वरिष्ठ कमांडर को गोली मारकर हत्या कर दी है। सूत्रों के अनुसार मारा गया आतंकी अफगानिस्तान में हमलों की साजिश रचने में शामिल था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये कमांडर, जिसे हसन के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान में ISIS के अभियानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। वो अफगानिस्तान में होने वाले हमलों के लिए आतंकियों को तैयार करता था। कराची में उसकी मौजूदगी पाकिस्तान के भीतर पल रहे आतंकी नेटवर्क को उजागर करती है। ये भी सामने आया है कि ISIS का ऑपरेशनल केंद्र बलूचिस्तान में है और कराची लंबे समय से उनके लिए एक गुप्त सैन्य अड्डे के तौर पर काम करता रहा है। इस घटना से पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।